नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण एवं नगरीकरण, इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ठीक। और इस पे हम देखने वाले हैं आज सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न। 500 प्रश्न जो आने वाले या जो भी एग्जाम होते हैं उसमें यहीं से लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। तो वही सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न देखने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आपका जो 3 एग्जाम अभी लगे हैं लगातार, जैसे होमगार्ड, यूपी का होमगार्ड, यूपी का लेखपाल, उसके बाद यूपी का पुलिस, इन तीनों में स्पेसिफिक तरीके से मेंशन है आपके सिलेबस में। अगर आपने अपना सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें विशेष रूप से मेंशन किया गया है पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो यहाँ से फिर तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने तय हैं। इसलिए हम 500 क्वेश्चन देख लेंगे तो जहाँ आपका ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़े उसके लिए मैं आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता है तो अभी वीडियो पॉज करेंगे और क्रम से कि पहले, दूसरे, तीसरे या जितने भी पता है उसका नंबरिंग करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में अभी लिखेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अभी वीडियो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी आपको इनके उत्तर मिलते जाएंगे, बीच बीच में ये क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको पता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपका पर्यावरण और नगरीकरण टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? ये आसान है, थोड़ा ज्यादा लोगों को पता होगा। तीसरा है, शुक्र ग्रह के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? चौथा है, प्रतिनगरीकरण यानी काउंटर अर्बनाइजेशन जो होता है क्या है? और पांचवा है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर किसे माना जाता है? अगर इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको आता है या जितने भी आते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही बात मेरी, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं अभी तक दसनों साल एग्जाम की तैयारी कर चुका हूं और अभी तक इम्पोर्टेंट दसनों एग्जाम क्लियर कर चुका हूं। तो जो मेरे पास अनुभव है मैं इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमसे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं और पर्यावरण परिस्थिति की मूल अवधारणा पे कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो परि, धन, आवरण। ठीक। और परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरा या घेराव। पर्यावरण के कितने मुख्य घटक होते हैं? तो दो, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक होता है। ठीक। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट जिसको कहते हैं, किन्हें कहा जाता है? बायोटिक कौन होते हैं? तो जीवित जीव, जितने भी जीवित हैं जिसमें जान है, जो सजीव हैं, वो जैविक घटक होते हैं, बायोटिक होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए जिसमें जान है। और अजैविक घटक अबायोटिक कौन होता है? उसका उदाहरण बताओ तो उसमें हवा आ गया, पानी आ गया, मिट्टी आ गई, सूर्य का प्रकाश आ गया। तो हमारे इस पर्यावरण में दो कंपोनेंट हैं, एक तो जैविक, एक अजैविक। निर्जीव वस्तुओं को पर्यावरण के किस घटक में रखा जाता है? तो निर्जीव वस्तु जितनी भी हैं वो अजैविक हो जाएंगी। विषाणु जो वायरस है और फंगस को किस घटक में गिना जाएगा? जैविक। इसमें जान होती है भैया। ये तो अब कोरोना एक वायरस ही था ना, क्या हालत कर दिया पता है ना। जीव और उसके वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसी को इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी। जीव और उसके वातावरण के बीच जो संबंध बनते हैं उन्हीं को इकोलॉजी कहते हैं। प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या है? जो क्रियाशील है वही है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बन जाता है। जो प्रकृति की क्रियाशील इकाई है जिसमें ये सारी घटनाएं घट रही हैं, कोई जीव पैदा होता है, मरता है, अपघटित होता है, जो भी चीजें हो रही हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम।
इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, ये शब्द किसने सबसे पहले दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल 1866 या 1869। ठीक है ना। ये तो नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा, अर्नेस्ट हैकल नाम याद रखिएगा। ये जो शब्द शब्द सबसे पहले ये दिए थे। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले महोदय ने इकोसिस्टम दिया था, और इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। ये 1935 की बात है। पारिस्थितिकी के पिता किसे माना जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे मानते हैं, तो रीटर हैं, रीटर। ये 1885 में। ठीक। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो ये जो पहला क्वेश्चन हम पूछे थे शुरू में, उसका आंसर यही है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी तंत्र के जो इको सिस्टम है उसके पिता कौन माने जाते हैं, तो ईपी उडम। ठीक। एक दो बार देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो दो बार देखेंगे, फिर लास्ट में जब एग्जाम आएगा पीडीएफ को रिवाइज करेंगे, तब जाके आपको परफेक्ट हो जाएंगे। परिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इ- अरे यहाँ पर परिस्थितिकी के लिए इथोलॉजी, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था जी हिलियर ने। परिस्थिति के लिए हेक्जिकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जी एच मावा ने। ये परिस्थितिकी के लिए ही अलग अलग शब्द थे। भारत में परिस्थितिकी शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो डब्ल्यू डगन को। पादपों पादपों के अध्ययन के लिए परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वार्मिंग ने। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सजीव और निर्जीव के गतिशील समुदाय को क्या कहते हैं, यही है इकोसिस्टम। वही जो कहा ना, प्रकृति की जो क्रियाशील इकाई है, जैसे सजीव और निर्जीव आपस में जब संबंध बनाते हैं तो उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। भाई एक किस प्रकार की हवा, किस प्रकार की मिट्टी, किसी एक विशेष प्रकार के वातावरण तम टेम्परेचर में एक कोई विशेष प्रकार का जीव होता है, तो ये वहां का इकोसिस्टम हो गया ना। यहाँ पर ऐसे जीव मिलेंगे। पारिस्थितिकी पदानुक्रम देखते हैं, हायरार्की। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, यही है कोशिका। विभिन्न कोशिकाओं को मिलने से क्या बनता है, तो टिश्यू बन जाता है, ऊतक। ऊतकों के मिलने से किस तंत्र का निर्माण होता है, तो ऊतक तंत्र। टिश्यू सिस्टम बन जाता है जब कई ऊतक आपस में मिल जाते हैं। ऊतक तंत्रों के मिलने से क्या बनते हैं, तो इसी से हमारे ऑर्गन्स बने हैं, हमारे अंग बने हैं। विभिन्न अंगों के मिलने से अंग तंत्र बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र किसके उदाहरण है, यही अंग तंत्र के उदाहरण है। जैसे श्वसन तंत्र, श्वसन केवल एक अंग से नहीं ना होता है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना है, उसी को अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, विभिन्न अंग तंत्रों के मिलने से क्या बनता है, इसी से फिर मिल जाता है आपका ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक। जीव का निर्माण विभिन्न अंग तंत्रों के मिलने से हो जाता है। एक ही प्रजाति के जीवित जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, समष्टि, समष्टि कहते हैं। एक ही प्रजाति के जितने भी जीवित जीव हैं उसको समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन। विभिन्न प्रजातियों के जीवों के समूह को समुदाय कहते हैं। जब कई सारे प्रजाति मिल जाते हैं तो उनके मिलने से एक समुदाय बन जाता है, कम्युनिटी। क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं है, एक जो इकोसिस्टम होता है उसमें कई तरह के, कई प्रजाति के लोग मिलके एक संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि अगर आप एक जंगल में जाएं तो वहां पर एक एक तरह की वनस्पतियां होंगी। उसके बाद वहां पर अगर जीवों की बात करें तो उस पे कुछ हिरन वगैरह, खरगोश, हिरन, ये सब निर्भर होंगे। ये आपस में एक तरह से इंटरेक्टिव संबंध बनाते हैं, वो आगे हम सब देखेंगे। उसके बाद उसमें लोमड़ी भी होगा, शेर भी होगा, तो ये सब मिल के वहां रहते हैं और उससे ही इकोसिस्टम कायम रहता है। अभी शेर ना हो वहां पे तो हिरन पूरे जो जो हमारी घासें थी उसको सब खत्म कर देगा, इकोसिस्टम ही वहां खत्म हो जाएगा। इसलिए शेर उनको खा के वहां पे नियंत्रण स्थापित करता है। तो सब
एक जब सभी जीव प्रजातियां एक जगह रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो उसे समुदाय कम्युनिटी कहते हैं। पारिस्थितिकी पदानुक्रम में सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? तो जो पारिस्थितिकी पदानुक्रम है, हायरार्की, इसमें सबसे छोटी इकाई जीव है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम में सबसे बड़ी संरचना क्या है? तो जैव मंडल सबसे बड़ी संरचना है, बायोस्फीयर जिसको कहते हैं। बड़े भौगोलिक क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बायोम या जियोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों के जो समूह बनते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? प्रजाति। प्रजाति के अनुसार स्पेस स्पीसीज जो होती हैं, वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई यही है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस, ये तो सबको रटा होता है। मानव किस जगत यानी किंगडम से संबंधित है? तो अगर मानव का जगत पूछा जाए, किंगडम, तो एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम से संबंधित है। और मानव का संघ अगर पूछ ले तो ये कॉर्टेडा है, कॉर्टेडा संघ का है। मानव की श्रेणी पूछ ले, क्लास, तो मैमेलिया है। मानव का गण पूछ ले, ऑर्डर, तो प्राइमेट है। मानव का कुल पूछ ले, फैमिली, तो होमिनोयाडिया है, होमिनोयाडिया है। और मानव का वंश पूछ ले, जीन्स, तो जीनस ना, तो ये होमो है। ठीक। प्रजातियों के प्रकार अब देखेंगे फटाफट। किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रजातियां क्या कहलाती हैं? जो विशेष रूप से किसी विशेष स्थान पर विशेष तरह की प्रजातियां मिलती हैं, उसको स्थानिक प्रजाति कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। कंगारू कहाँ की स्थानिक प्रजाति है? तो ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में ही उस तरह के जीव पाए जा रहे हैं क्योंकि वहां की पारिस्थितिकी तंत्र वैसा है। भारत में किसी और तरह के जीव पाए जाएंगे। एक ही प्रजाति के लोग अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग मिलते हैं। उनका रंग, रूप, बाल, नाक अलग अलग हो सकता है। अच्छा, कीवी जो पक्षी है कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। एक सींग वाला गेंडा कहाँ की स्थानिक प्रजाति है? तो असम, हमारे काजीरंगा में। वह प्रजाति जिसकी संख्या कम हो पर समुदाय पर प्रभाव अधिक हो उसको कुंजी प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जिनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन समुदाय पर प्रभाव उसका बहुत ज्यादा होता है, जैसे शेर। संख्या कम है लेकिन समुदाय को पर उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जंगल में शेर किस प्रकार की प्रजाति है? यही है कुंजी प्रजाति, कीस्टोन स्पीसीज। वह प्रजाति जो दूसरी प्रजातियों के कार्यों में सहयोग करती है उसको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहते हैं। दूसरी प्रजाति के कार्यों में सहयोग करे। पराग परागण में मदद करने वाला भौरा किस प्रजाति का उदाहरण है? ये देखो, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज यही है, भौरा। भौरा को अगर आप समझोगे तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज इसको कहेंगे क्योंकि ये परागण को एक मादा से जो नर है, नर से मादा, मादा से नर में परागकण कौन ले जा रहा है? भौरा। वो वहां भी बैठता है और यहाँ भी आके बैठ जाता है, इसी से निषेचन हो जाता है। अब देखते हैं आवास और क्षेत्र। जहाँ जीव अपनी दैनिक क्रियाएं मतलब नहाना, खाना, सोना करता है उसे क्या कहते हैं? उसको आवास, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जहाँ जीव अपनी दैनिक क्रियाएं करता है जैसे नहाना, खाना, सोना, वो आवास हो गया, हैबिटेट। वह क्षेत्र जिसे जीवित जीव सीमांकित करता है और दूसरे जीव को नहीं आने देता उसको टेरिटरी कहते हैं, टेरिटरी। ठीक है ना? मतलब देखोगे जब कुत्तों को आप देखोगे ध्यान से तो वो भी जाते हैं घूम के और जगह जगह सुसु करके आते हैं, तो उससे वो चिन्हित करते हैं यहाँ तक मेरी टेरिटरी है। ऐसे शेर के भी इलाके होते हैं, वो जाके शौच करता है। वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ जीव भोजन और साथी की तलाश में जा सकता है उसको होम रेंज कहते हैं। अब उसके आगे नहीं जाएगा भाई, अपने साथी की तलाश में, प्रजनन के लिए और बाकी खाने के लिए वो जहां तक जा सकता है, अधिकतम सीमा होम रेंज कहलाती है। किन दो क्षेत्रों को ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होना संभव है? होम रेंज ओवरलैप हो जाती हैं क्योंकि अम, बाकी जो उसका आवास है, ठीक है ना, वो ओवरलैप जल्दी नहीं होगा।
लेकिन जो होम रेंज है, क्योंकि बहुत से लोग दूर तक जाते हैं किसी अपने साथी की तलाश में या भोजन की तलाश में, मजे के दूर तक चले जाते हैं, उसमें हो सकता है दूसरा जीव भी कुछ दूर ओवरलैप कर जाए, उसके रेंज में आ जाए। किस टेरिटरी किस किन की टेरिटरी कभी ओवरलैप नहीं हो सकती? अलग, हाँ, टेरिटरी ओवरलैप नहीं होगी, जो अलग अलग जीवों की टेरिटरी है वो अलग ही होगी, वो ओवरलैप नहीं होती है। छोटे से छोटा वह प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ जीव के जीवन की सभी शर्तें मौजूद हों, उसको निके या नीचे कहते हैं। निके, समझ गए ना? छोटे से छोटा वह प्राकृतिक क्षेत्र, सबसे छोटा वह प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ जीव के जीवन की सभी शर्तें मौजूद हों, वही उसका निके है। उसको जीने के लिए जितनी चीजें चाहिए, जितने छोटे एरिया में उसको मिल जाए, छोटे से छोटे एरिया, जहां तक लाइन ऐसा खींचे अगर कि यहाँ तक उसके जीवन की सभी चीजें मौजूद हैं, तो वही उसका निके है। क्या निके कृत्रिम हो सकता है? नहीं, यह केवल प्राकृतिक होता है। एक ही प्रजाति के जीव जो अलग वातावरण के कारण बाहर से अलग दिखें, इनको इकेटस इकेटस या इकोफिन्स कहते हैं। एक ही प्रजाति के जीव जो अलग वातावरण के कारण बाहर से अलग दिखते हैं। प्रजाति एक ही है भाई, जहाँ उसका इकोसिस्टम की वजह से वो अलग हो गया, तो उसको इकेटस या इकोफिन्स भी कहते हैं। दो स्थानीय जनसंख्या जो अलग अलग वातावरण में रहने के लिए बनी है, उनको इकोप्स कहते हैं। जैविक क्रियाओं और संबंध में अभी हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है? तो ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं। पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, दो चीजें हो चाहिए ही चाहिए। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तब जाके प्रकाश संश्लेषण होगा। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वही उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे घास, पेड़ पौधे। ठीक। आधुनिक परिभाषा में उत्पादकों को क्या कहा जाता है? तो परावर्तक या ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। परावर्तक या ट्रांसड्यूसर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का आगमन किसके माध्यम से होता है? तो उत्पादक, जैसे घास, पौधे, इन्हीं से सारी ऊर्जा आगे बढ़ती है। घास को जो खाया उसमें गई, उसको जो खाया उसमें गई। जीवों के बीच संबंध देखते हैं। एक ही जात के जीवों के बीच संबंधों को क्या कहते हैं? अंतर जातीय, इंट्रा स्पेसिफिक संबंध। ये अंत जाति, इंट्रा, अंत जाति, अंत जाति इसको कहते हैं। ठीक। और र आ गया यानी इंटर हो गया, इंट्रा है तो अंत जाति। और अंतर जाति कब होगा? जो जब दो विभिन्न जीवों के बीच संबंधों को कहते हैं अंतर जाति, इंटर स्पेसिफिक संबंध। बाकी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सहोपारिका, सहोपकारिता, सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म किस प्रकार का संबंध है? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों एक दूसरे को धनात्मक रूप से संबंधित करते हैं, यानी सहोपकारिता में दोनों प्लस प्लस होता है, यानी धनात्मक संबंध बनते हैं। इसका मतलब सीधा सही है, जब किसी जीव को जो चीज चाहिए, कुछ चीज चाहिए होता है, और दूसरे जीव को भी कुछ चीज चाहिए होता है, अब दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तो इसको धनात्मक संबंध या सहोपकारिता कहते हैं। क्योंकि उसके सहयोग से वो जीवित है, उसके सहयोग से वो जीवित है, दोनों को पॉजिटिव लाभ होता है, दोनों को धन धन है। लाइकेन किसके बीच का सहोपकारी संबंध है? तो कवक और शैवाल। देखो, कवक और शैवाल के सहोपकारी संबंध से लाइकेन हो जाता है। सहभोज्यता,
कमेंसलिज्म क्या है? सहभोज्यता, एक का फायदा दूसरा अप्रभावित। सहभोज्यता क्या हो गई कि एक को तो फायदा मिला लेकिन दूसरे को कोई मतलब नहीं है उससे, तो प्लस और जीरो का संबंध बनता है। का उदाहरण क्या है? जब कभी भैंस चरती है, कभी देखो जब बड़े जीव घास चरते हैं किसी मैदान में, घास वाले मैदान में, तो उसके पीछे कुछ पक्षी चलते हैं। क्यों? कि जब उसके खुर से मिट्टी हटेगी तो उसमें जो जीव मिलेंगे उसको खाएंगे। तो इसमें एक को तो लाभ हो गया, पक्षी को लाभ हो गया, लेकिन भैंस को क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। ये सब बोझता। शोषण या परजीविता में क्या संबंध होता है? एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। इसका आप आसानी से देख सकते हैं कई जगहों पे, जिसमें संबंध तो बनते हैं दोनों के, लेकिन वह शोषण का है, परजीविता का है। एक को फायदा हो रहा है, दूसरा खत्म हो जाता है। जैसे अभी जो आप, बहुत बुरा लगता है, कुत्तों को देखोगे जो गांव में अपने आसपास, तो उस पे कुछ जीव चपके होते हैं, तो वो उसका खून चूस रहे होते हैं। तो एक को तो फायदा मिल रहा है, उसकी वजह से उसका जीवन है जो वो जीव है, लेकिन कुत्ते का नुकसान हो रहा है, उसका खून जा रहा है, उसको रोग हो सकता है। ठीक है। अमेल्सलिज्म है। अमेल्सलिज्म क्या है? तो एक का नुकसान दूसरा अप्रभावित, एक तो नुकसान में हो गया और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है। इसका क्या उदाहरण हो सकता है? आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि एक का नुकसान हुआ और दूसरा अप्रभावित हुआ। दीमक और ट्राइकोनिफिया, दीमक और ट्राइकोनिफिया के बीच कैसा संबंध है? तो सहोपकारिता। अमरबेल और पौधे के बीच कैसा संबंध है? ये शोषण का है। अमरबेल जो होता है, परजीविता या शोषण इसको कहेंगे, क्योंकि जिस पर अमरबेल लपेट लिया, उस पौधों के सारे पोषक तत्व वो सोख लेता है। अपने आप को तो बहुत फायदे में रखता है अमरबेल, लेकिन जिस पौधे पर चिपका है, उसके सारे जो भोजन बनाता है पौधा, उसके सारे पोषक तत्व ये खींच लेता है। ये हो गया शोषण या परजीविता का संबंध। अब चलिए व्यवहार और संरचना देखते हैं। अभिभावक द्वारा बच्चों की देखभाल क्या कहलाती है? तो पेरेंटल केयर। विशेष कार्य के लिए जीवों का समूह बनाना क्या कहलाता है? सम्मोहन। समूह में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो यूथचारी। ग्रेगेरियस एनिमल्स। उड़ने वाले पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं? तो सोल्स। पक्षियों के समूह को क्या कहा जाता है? जो पक्षी हैं केवल, तो उसको फ्लाक्स कहा जाता है। फ्लॉक्स। स्तनधारियों जैसे हिरण हो गया, हाथी हो गया, के समूह को क्या कहते हैं? तो हडर्स या हर्ड्स। ठीक। तो ये जो स्तनधारी कौन होते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। बच्चों के समूह को क्या कहते हैं? जिसमें पंख होते हैं, नाखून होते हैं, ये सब। अच्छा, बंदरों के समूह को क्या कहते हैं? तो ट्रुप्स कहते हैं, ट्रुप्स। दूसरों के भले के लिए बलिदान की भावना क्या कहलाती है? अल्ट्रिज्म, निस्वार्थता। जो लेमिंग है, लेमिंग क्या है? एक तरह का चूहे जैसा जीव होता है। लेमिंग में कौन सा व्यवहार देखा जाता है? तो अल्ट्रिज्म इसमें देखा जाता है। लेमिंग में दूसरे के भले के लिए अपना बलिदान दे देता है। ऐसे भी जीव हैं, बताइए। सांपों में सांपों में सर्दियों में सोने की क्रिया क्या कहलाती है? जो सर्दियों में सांप सोते हैं, उस क्रिया को शीत निद्रा कहते हैं, हाइबरनेशन। ठीक। मधुमक्खियां भोजन की बताने के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? अच्छा, मधुमक्खियां जो है भोजन की दूरी बताने के लिए राउंड डांस, टेल वैगिंग डांस, ये सब करती हैं। ये बताती हैं अपने समूह को कि खाना कितनी दूर है। मधुमक्खी का राउंड डांस क्या कहलाता है? क्या बताता है? तो राउंड डांस बताना का मतलब, अगर वो कोई मधुमक्खी राउंड डांस ऐसे कर रही है, तो उसका मतलब है
कि भोजन 75 मीटर से भी कम दूरी पर है। बताइए। जीवों को अगर अच्छे से समझा जाए ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बहुत ऐसी चीजें पता चलेंगी जो शौक हो जाओगे। हम ही चलिए, हमें भगवान ने ऐसा मस्तिष्क दिया था, ऐसी संरचना बताई थी कि आज हम इस पृथ्वी पर सबके ऊपर भारी हो गए। नहीं तो हर जीव के पास कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है ना। जीव जीवों द्वारा छोड़े गए रासायनिक संदेश वाहक क्या कहलाते हैं? तो पोरोमोन्स, फेरोमोन्स कहते हैं उनको। वो रासायनिक संदेश, रसायन कुछ छोड़ते हैं तो उससे अगले जीव को, दूसरे जीवों को या उनके प्रजाति के लोगों को संदेश मिलता है। इसको फेरोमोन्स कहते हैं। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का आदर्श या सैद्धांतिक रूप क्या है? फूड चेन। जो खाद्य श्रृंखला है या आदर्श है, सैद्धांतिक है लेकिन ऐसा होता नहीं। इस खाद्य श्रृंखला का व्यवहारिक रूप ये है खाद्य जाल, फूड वेब उसको कहते हैं। ये व्यवहारिक रूप है और सैद्धांतिक रूप फूड चेन है। मतलब जब हम ये कहते हैं कि ये घास है, इसको खाया टिड्डे ने, ये टिड्डा है, इसको खाया मेढक ने, ये मेढक है, मेढक को खाया, मेढक को खाया सांप ने, और ये सांप है, सांप को खाया मोर ने। तो ऐसा ये बताने के लिए आदर्श है, सैद्धांतिक है। लेकिन ये घास को जरूरी नहीं है टिड्डा ही खाए। घास को तो हिरन भी खा सकता है, भैंस भी खा सकती है, गाय भी खा सकती, कोई खा सकता है। और इस टिड्डे को जरूरी नहीं है सांप ही खाए, और भी सारे जीव खा सकते हैं। तो इस जब ऐसा व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं तो उसी को खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कब अधिक अस्थायी हो जाती है? जब खाद्य जाल जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो। जितना जटिल होगा खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र उतनी अस्थायी होती है। प्राथमिक उपभोक्ता को और क्या कहा जाता है? प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसको द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? देखो, सबसे पहले जो घासें हैं, घास, ये उत्पादक हैं। ठीक, इसको जो खाता है, जैसे हिरन हो गया, ये घास है। अरे यार, घास कर दिया। चलो, ये घास है, इसको खाने वाला क्या है? हिरन है, टिड्डा है, ये सब खाते हैं ना इसको। तो ये हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और इनको हम अ, इनको द्वितीयक उत्पादक भी कह सकते हैं। पहले उत्पादक कौन हो गई? ये घास। और ये दूसरे उत्पादक हो गए क्योंकि इनको खाकर बहुत से सारे जीव जीवित रहते हैं। मेढक खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर होता है। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता है ना मेढक। देखो, पहला उपभोक्ता कौन होगा? टिड्डा। उसको कौन खाएगा? मेढक। तो द्वितीयक हो गया ना। मोर को खाद्य श्रृंखला में कहाँ रखा जाएगा? शीर्ष पे भाई, शीर्ष पे, क्योंकि वो सांप को खा जाएगा और उसको खाने वाला कुछ नहीं पाएगा। जल्दी कोई उसको खाएगा ही नहीं। वैसे भी वो गिनती में बहुत कम होंगे। तो टॉप कंज्यूमर होते हैं मोर। ऐसे शेर होता है। मृत जीवों का अपघटन करने वाला क्या कहलाता है? अपघटन करता, डिकम्पोजर वो कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, शेर जब मरेगा तो उसको अपघटन करने के लिए कुछ जीव लगेंगे, जैसे बैक्टीरिया होंगे और भी चीजें होंगी। तो उसको तोड़ के फिर से उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये काम जो अपघटन वाला करते हैं, वो अपघटन करता, डिकम्पोजर उनको कहते हैं। ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो लिंडन मान ने। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो शुरू में मैं पूछा था। 10% ऊर्जा नियम के अनुसार अगले स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? केवल 10%। अगर एक घास में 100% ऊर्जा थी, घास जो अपना भोजन बना के अपने आप को बनाया, तो उसमें 100% ऊर्जा लगी। लेकिन जब घास को हम खाएगा कोई जीव, तो उसको केवल 10% ऊर्जा जाएगी। और उस जीव को जो खाएगा, जैसे घास को खा लिया हिरन ने,
अब घास में से उसको केवल 10% ऊर्जा मिली हिरन को। अब हिरन को खाती है लोमड़ी और उसको भी केवल 10% ऊर्जा इसमें से मिलती है। तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। जीव अपनी उपाचय क्रियाओं में कितनी ऊर्जा खर्च कर देता है? 90%। जो हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर की जितनी क्रियाएं चल रही हैं उनमें 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है। लिंडनमान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में चलता है। जैव आवर्धन अब पढ़ते हैं, बायोमैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन क्या है? तो हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में सांद्रण बढ़ना जैव आवर्धन है। मतलब एक पौधा है, उसके डीटी डीटी डीटीसी डीटी डीडीटी एक घोल होता था जो जिसको मान लो किसी पौधे के पत्तियों में पड़ गया। अब उस पत्तियों को खा लिया एक हिरन। अब वह पत्तियों से चला गया हिरन के पास और उसमें जितनी पत्तियां ऐसी खाएगा वो उसके अंदर जमा होती जाएंगी। और ये हिरन को, अब एक हिरन को, मान लो शेर है, वो एक हिरन खा गया, तो जितने इसमें थे वो हानिकारक रसायन वो शेर में चले गए। और ऐसे ही शेर ने 10 हिरन को खाया, तो 10 हिरनों का जो है हानिकारक रसायन एक शेर के अंदर चला गया। तो ये सब जमा होता जा रहा है। देखो वही कह रहा है कि जैव आवर्धन है हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में सांद्रण बढ़ना। अब डीडीटी किस प्रकार का पदार्थ है? तो जैव अनिमी अनियमनीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये खत्म नहीं होता है, ट्रांसफर होता रहता है और जमा होता रहता है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर डीडीटी की मात्रा सर्वाधिक होती? तो शीर्ष उपभोक्ता जैसे मोर, मोर में सबसे ज्यादा डीडीटी मिलेगा। डीडीटी ऐसे शेर में सबसे ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसने सब जगह से बनता 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 उसके पास जा रहा है और वो जमा होता रहता है हर जीव में। और वैसे जितने जीव को वो खाएगा उसके अंदर जमा होता जाएगा, सबसे ज्यादा उसे मिलेगा। डीडीटी के हानिकारक प्रभाव पर किसने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो एक अमेरिकी महिला वैज्ञानिक थी। इस पे तभी जाकर सबका ध्यान इस तरफ गया था। पारिस्थितिकी पिरामिड देख लेते हैं अभी। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा जो होती है निचले स्तर पर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद यहाँ 10% जाती है, फिर यहाँ ऐसे, इसलिए इसका पिरामिड ऐसा सीधा बनेगा। क्या ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ऊर्जा निचले स्तर पर सबसे ज्यादा होती है। घास फूस इसीलिए कहते हैं शाकाहार रहो, उसमें ज्यादा ऊर्जा रहेगी। वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो ये उल्टा हो जाता है भाई। वृक्ष एक ही है लेकिन इस पे पक्षियां 10 हैं, उन पक्षियों पे पता नहीं कितने जीव निर्भर हैं, तो ये उल्टा बन गया ना पिरामिड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो तालाब है में जैव भार बायोमास का पिरामिड, ये भी उल्टा होगा क्योंकि जैव भार क्या होता है, उसमें तरल चीज जब निकाल दोगे तो जो बचा वो जैव भार है। तो अब मछलियां हैं या वहां पे जो ये हैं क्या बोलते हैं, उस पे जो पेड़ पौधे रहते हैं यार, अ, तालाब के पेड़, तालाब में जो दुनिया भर के पेड़ रहते हैं जो उस पे तैरते रहते हैं, अगर उनके पानी को निकाल दिया जाए तो वो बहुत तनी भर बनेगा। जो शैवाल वगैरह होते हैं वो बहुत जरा सा हो जाएगा। तो जैव भार तो सब बहुत, उसका पिरामिड उल्टा होगा क्योंकि वो कम रहेगा। घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होगा क्योंकि घास के मैदान में घासों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। उस पे रहने वाले जीव जैसे हिरन उससे ज्यादा होंगे, मतलब घास से कम होंगे। और हिरनों पर निर्भर रहने वाली लोमड़ी उससे उन लोगों से कम रहेगी। और लोमड़ी पे निर्भर रहने वाला शेर सबसे कम होगा, तो ये सीधा बन गया। प्रदूषण और पर्यावरणीय मुद्दे देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना ग्रीन हाउस प्रभाव है। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस
कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, सबसे प्रभावकारी है ग्रीन हाउस गैस में। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन है, जिसको CH4 कहते हैं, CCF है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, जलवाष्प है, ये सब भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी के आंतरिक तापमान को के बढ़ने को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी का आंतरिक तापमान, जो इसका वातावरण है, इसका तापमान जब बढ़ रहा है तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज आप उसको देख सकते हो। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 होता है। शुक्र ग्रह के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो CO2 की उपस्थिति ज्यादा है वहां पर। ये हमारा तीसरा प्रश्न मैं पूछा था शुरू में ना, शुक्र ग्रह के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? क्योंकि वहां CO2 की उपस्थिति ज्यादा है। ओजोन परत और चरण देख लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसको, समताप मंडल में ओजोन परत। ओजोन परत किन का हानिकारक किरणों को रोकती है? तो पराबैंगनी किरणें, जो UV रेज हैं उनको। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये जो फ्रिज में, AC में अभी तो बहुत इस पे प्रतिबंध लग रहा है, जो गैस निकलती है यही CFC है। ओजोन की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाती है? डॉप्सन। ओजोन परत की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो त्वचा कैंसर होगा, क्योंकि UV रेज जो है, पराबैंगनी किरणें, वो सीधे आपकी त्वचा पर आके पड़ेंगी, तो इससे आपको त्वचा कैंसर हो जाएगा। CFC गैस मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है? तो जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, आपका AC है, वहां से। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx। इन दोनों गैसों का नाम कोई सपने में भी पूछे, आपको पता हो रहना चाहिए। अम्ल वर्षा में यही दोनों गैस जिम्मेदार होती है। अम्ल वर्षा के लिए वर्षा जल का pH मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से भी कम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5.6 से भी कम होगा तभी। ताजमहल को पीला पड़ना अम्ल वर्षा का कारण है। इमारतों के क्षरण को और क्या कहा जाता है? स्टोन कैंसर भी इसको कहते हैं। यह अम्ल वर्षा से ही होता है। अब प्रदूषण जनित रोग देखते हैं। पारा, जो मरकरी होता है, कि अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग हो जाता है पारे की अधिकता से। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा? ब्लो बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर शब्द जुड़ा हुआ है। सड़क किनारे पौधों सड़क किनारे वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर से समझ गए ना मतलब? ये जब पेड़ों के एक सड़क पे क्या जाएगा? वाहन। वाहन दुनिया भर का हॉर्न बजाएंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा? ध्वनि प्रदूषण। और उस सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं तो उस ध्वनि प्रदूषण को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो हो गए ग्रीन मफलर। वायु प्रदूषक विशेषकर SO2 का सबसे अच्छा सूचक क्या है? तो लाइकेन। अगर कहीं वायु प्रदूषण है तो वहां लाइकेन नहीं मिलेगा। पर्यावरणीय अधिनियम और प्रोजेक्ट देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 का। अम्ब्रेला कानून यही है। वन्य जीव संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कानून ये है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 73 में हो गई, उसके एक साल बाद। वन्य वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1980 में। सब याद रखना, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, वन वाला 80 में आया, उसके एक साल बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया, और उसके 5 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छता अधिनियम भी कहते हैं, 1986 का आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? 1992 में। 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके 20 साल बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में। ठीक।
इसके 10 साल बाद। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था वह 2005 में। सब बहुत बार पूछता है, कोई भी इसको लाइट नहीं लेगा, सब याद करके जाएंगे। इस घटना के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके बाद। प्रोजेक्ट टाइगर और उस संरक्षण देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस नेशनल पार्क से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब था? आगे अब देखें ना, 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके एक साल बाद 73 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवैध शिकार और व्यापार पर रोक। जो अवैध रूप से शिकार होता है और अवैध रूप से व्यापार होता है उस पर रोक। एनजीटी का मुख्य कार्य है पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई और निपटारा करना, ताकि ये भी केस जाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अटक न जाए, इस पे तेजी से निपटारा हो सके। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? तो एक नाम याद रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। महत्वपूर्ण दिवस और संस्थान, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे 2 फरवरी को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल मार्च में और पृथ्वी अप्रैल में, एक साल बाद। अरे एक महीने बाद। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। ये और एक महीने बाद। तो मार्च में क्या? जल। अप्रैल में क्या? पृथ्वी। और जैव विविधता कब? तो मई में, एक क्रम से। और तीनों 22 को। विश्व पर्यावरण दिवस अब मई के बाद जून में आ जाएंगे, लेकिन 5 ही तारीख। फिर जुलाई में आ जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 तारीख। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई में ही, 29 तारीख को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। ठीक। अनुसंधान संस्थान देख लो। नीरी, NEERE कहाँ है? नागपुर में। वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ है? देहरादून में। ये सारे जो शोध संस्थान है ना, इस पे मेरी एक अलग से वीडियो है, उसमें मैं ट्रिक के माध्यम से सब याद भी करवा के गया हूँ उसी कक्षा में। तो आप जाकर सर्च कर लेना, मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, कहीं पड़ी होगी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ है? तो ये भोपाल में है। NBRI, NBRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ? इज्जत नगर बरेली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR कहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनीवा में। राज्य की प्रतीक और उड़ान देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रेन, जिसको क्रॉच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, टिशू। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं? पलाश को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। उत्तर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्व: दुधवा, पीलीभीत, अनमगढ़, रानीपुर। अनमगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिजनौर में। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। अब आर्द्र भूमि और वन स्थितियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 10। भारत में रामसर स्थलों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है, तमिलनाडु के बाद। वकीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल कहाँ है? संत कबीर नगर में। सुर सरोवर यानी कीठम झील कहाँ स्थित है? आगरा में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उन्नाव में। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? बिजनौर, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भदोही। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो एमपी। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 19.98 करोड़। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.51%। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 22.27%। यानी उत्तर प्रदेश में केवल इतने परसेंट नगरीकृत हैं। बाप रे, उत्तर बहुत कम है यार। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.73%, 73%। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या संख्या के मामले में नगरीय वाला जिला है गाजियाबाद। संख्या के मामले में सबसे नगरीकृत। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती। यहाँ सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। जनगणना पे एक मेरी अलग से भी वीडियो आएगी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। नगरीकरण देखते हैं। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले आनुपातिक मतलब पहले मान लो 10 लोग एक गांव में रहते थे। यहाँ 10 लोग थे, एक गांव है। अब एक खिसक गए यहाँ सिटी में। यहाँ सिटी में कुछ लोग चले गए, 6 लोग। मान लो 2 लोग चले गए, अब यहाँ 8 ही बचे। यहाँ 2 बचे, 2 हो गए। इनके बीच एक अनुपात है ना। तो नगरीकरण क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाली आनुपातिक जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाना। अब यहाँ से इधर चला गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 ही बचा, फिर यहाँ 6 बचा, यहाँ 4 हो गए। तो यहाँ वृद्धि होती जा रही, इसी को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या है? इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन आर्थिक अवसर वहाँ ज्यादा होता है, शिक्षा अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, परिवहन के साधन होते हैं, इसलिए नगरीकरण होता है। पुश फैक्टर क्या दर्शाते हैं? गांव में गरीबी और अवसरों की कमी। गांव में अवसर नहीं है, गरीबी है, इसलिए लोग धक्का लगता है उनको शहर की तरफ जाने के लिए। पुल फैक्टर क्या कहलाता है? कि शहरों में बेहतर जीवन स्तर देख के लोग, वहां पे रोजगार देख के लोग वहां खींचे चले जाते हैं। गांव से ठेले जाते हैं क्योंकि यहाँ अवसर ही नहीं है, गरीबी है। और शहर में पुल हो रहा है, खींचा जा रहा है क्योंकि वहाँ बेहतर जीवन स्तर है और रोजगार है। ठीक। अरे हाँ, प्रतिनगरीकरण, काउंटर अर्बनाइजेशन क्या है? तो शहरों से वापस गांव की ओर जाना। कोविड में देखे, अभी जब युद्ध की स्थिति में गैस की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, जो एलपीजी होता है, सिलेंडर होता है, तो उसके लिए भी दिक्कत आई है। लोग शहरों की तरफ वापस, शहरों से गांव की तरफ जा। कोरोना में बहुत लोग सोचे अब जाके घर पे खेती करेंगे, और बहुत लोग वहीं अपना कारोबार गांव में ही शुरू कर दिए शहर से वापस जाकर। तो इसको ही कहेंगे प्रतिनगरीकरण, काउंटर अर्बनाइजेशन। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था ऊपर, पहले सबसे पहले शहरी फैलाव क्या क्या अर्थ होता है? तो ग्रामीण भूमि में शहरी क्षेत्र का अनियंत्रित विस्तार। मतलब जहाँ आज गाँव थे, यहाँ जो मैं रह रहा हूँ, यहाँ भी पहले अभी चारों तरफ खेत हैं, यहाँ पे अब फ्लैट बना दिए, सब शहर बना दिया। ठीक है ना। अनियंत्रित विस्तार हो रहा है उसका, वही शहरी फैलाव। भारत में नगरीकरण के आंकड़े देख लेते हैं। नगरीकरण कैसा है? 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो 31.16%। भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो 68.84%। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में कौन सा है? तो गोवा है, 62% नगरीकृत है। सर्वाधिक नगरी जनसंख्या संख्या वाले में राज्य कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र। अगर संख्या के मामले में देखेंगे
तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नगरीकृत है। और प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो गोवा न्यूनतम नगरीकृत राज्य, प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश है, सुखी है बल्कि। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, 97.5%। वाह। न्यूनतम नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों को क्या कहते हैं? तो मेट्रोपॉलिटन महानगर कहते हैं, जहां 10 लाख से अधिक आबादी है किसी शहर में। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों को क्या कहते हैं? मेगा सिटी। जैसे दिल्ली में 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है तो वो मेगा सिटी हो गया। 2011 के अनुसार भारत में कितनी मेगा सिटी हैं? 3 ही है। यानी वहाँ 1 करोड़ से अधिक आबादी है, जिसमें है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये तीनों। भारत में कुल कितने 10 लाखी नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? जहां 10 लाख से अधिक आबादी है तो 53 शहर ऐसे हैं। अब उत्तर प्रदेश में नगरीकरण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने 10 लाखी नगर हैं? तो 7 हैं। उत्तर प्रदेश के 7 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं? जो सातों हैं, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। यहाँ 10 लाख से अधिक आबादी है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कानपुर को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कानपुर को ही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मलिन बस्तियां, स्लम्स कहाँ पे हैं? मेरठ में। ये दिल्ली से लगा है ना एरिया ये सब, तो यहाँ पर स्लम बस्तियां मिल भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? तो 8 जिले जो हैं नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, इसमें एनसीआर में शामिल वो 8 जिले कौन से हैं? तो मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटी में कौन सी शामिल हैं? तो लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, आगरा है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है। नगरों का वर्गीकरण और इतिहास देख लेते हैं। जनगणना शहर सेंसस टाउन घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो, जनसंख्या शहर घोषित करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या शहर के लिए जनघनत्व कितना होना चाहिए? तो 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया लोगे तो उसमें 400 से अधिक व्यक्ति रहने चाहिए। जनगणना शहर के लिए कितने प्रतिशत पुरुष गैर कृषि कार्यों में होने चाहिए? 75%। यानी कि 100 लोग अगर एक जगह पर हैं तो उसमें से 75% कृषि का कार्य नहीं करने चाहिए। भारत का पहला नगर निगम कौन है? तो मद्रास 1688 में बना था। तो यहाँ से ये जो नगरीकरण का है ना, यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की मुझे ज्यादा संभावना लग रही है। भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था, वाराणसी है जीवित शहर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। कृति शेष नगर किसका उदाहरण है? कृति शेष नगर के उदाहरण क्या हैं? तो वैशाली, कन्नौज, हम्पी, ये कृति शेष नगर हैं। ग्राम्य नगरीकरण शब्द किसने दिया था? तो जीएस धुर्रे ने। जीएस घुर्रे ने ग्राम में नगरीकरण, यानी गांव में ही नगरीकरण कर देते हैं ना, तो जीएस घुर्रे। अर्बन हीट आइलैंड का मुख्य कारण क्या है? कंक्रीट की सतह और वनस्पति की कमी। तो जहां कंक्रीट की सब जगह, अब भाई सड़क वो भी कंक्रीट की, उसके बाजू में जो फुटपाथ है वो भी कंक्रीट का, उसके बाजू में घर जो बना है वो भी कंक्रीट का, वनस्पत कहीं है ही नहीं। तो अर्बन हीट आइलैंड का मुख्य कारण यही हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती स्लम कौन सी है? धारावी, मुंबई में जो है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगापुर। 2050 तक विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहेगी? तो अनुमान है, यूएन का अनुमान है 68% 2050 तक। किस धार्मिक समूह का नगरीकरण सर्वाधिक है? तो जैन। जैन जो है, जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा नगरीकृत हैं।
प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन देख लेते हैं। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? 2006 में। 2005 का अधिनियम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो एनडीएमए है का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, पीएम। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है एसडीएमए का उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके सीएम होते हैं। राज्य वाले के सीएम और राष्ट्रीय वाले के पीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। जिला आपदा प्रबंधन का होता है डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। गंभीर सूखे यानी ड्रॉप के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किसी भी प्रकार की आपदा के लिए मुख्य जिम्मेदार मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय। एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। चलो भूकंप और सुनामी देख लो। आपके सिलेबस में प्राकृतिक आपदाएं भी है, तो यहाँ से मजे का हो जाएगा। भूकंप की तरंगों की रिकॉर्ड करने का उपकरण क्या है? तो सिस्मोग्राफ से तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है रिएक्टर स्केल। ये सब डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन। रिएक्टर पैमाने का अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 9 तक रहता है। पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंप शुरू होता है उसको फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस हुआ उसको एपीसेंटर, अधिकेंद्र कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापान का, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी का क्या अर्थ होता है? पोताशय तरंगे, पोर्ट वेव्स। सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्र के नीचे भूकंप या भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से। 2004 की भयंकर सुनामी किस द्वीप पर आए भूकंप के कारण हुई थी? तो सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है। भारत का कितना प्रतिशत से तो भूकंप संभावित है? तो 61% भारत की जमीन जहां पर भूकंप आने की संभावना होती है। अन्य आपदाएं देख लेते हैं। अचानक आने वाली तीव्र बाढ़ क्या कहलाती है? तो फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड कहते हैं जो अचानक आ जाती है, जैसे कई जगह बादल फट जाता है उसकी वजह से, या बहुत तेज से पानी, कहीं कोई डैम टूट गया, कुछ हो गया। फ्लैश फ्लड का मुख्य कारण है बादल फटना। मेन कारण यही होता है क्लाउड बस्ट। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के कारण क्या था? तो बादल फटना ही था। बिहार का शोक किस नदी को कोसी को कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। हिमस्खलन जो होता है कि भविष्यवाणी कौन सा संगठन करता है? तो SASE, डीआरडीओ के अधीन ये काम करता है, यही करता है। परमाणु दुर्घटना जैसे चेरनोबिल किस प्रकार की आपदा है? मानवीय आपदा है भाई परमाणु दुर्घटना तो। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो यूक्रेन में। ये बहुत बड़ी परमाणु दुर्घटना थी चेरनोबिल। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आपदा परियोजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना। महत्वपूर्ण घटनाएं एवं आंदोलन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2-3 दिसंबर 1984 में। गांधी जी की मौत भी, अरे इंदिरा गांधी जी की मौत भी इसी वर्ष हुई थी। और इसी को देखते हुए 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार पर्यावरण अधिनियम बनाती है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, MIC जिसको कहते हैं। गैस रिसाव वाली कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। इसमें मूवियाँ बहुत बनी हैं। एक अभी 1 से 2 साल पहले एक आई थी, सीरीज आई थी इस पे, बहुत बढ़िया थी। उसका नाम तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन सच में जी काम जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। पेड़ों से लोग चिपक गए कि भाई नहीं काटना है इसको। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड। वो तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था, अब उत्तराखंड। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में। साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता और ऊर्जा देख लेते हैं। प्रति इकाई समय और क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पादकता। प्रति इकाई समय और क्षेत्रफल में, जब एक यूनिट समय और एक यूनिट कोई क्षेत्रफल देखा जाए, उसमें कितना उत्पादित कार्बनिक पदार्थ है, वही उत्पादकता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी जिसको कहते हैं, क्या है? तो कुल संग्रहित कार्बनिक पदार्थ को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी के कैसे प्राप्त होता है? तो जो श्वसन है, रिस्पिरेशन, जो शोषण होता है, अगर उसको हटा दें जीपीपी से, मतलब कुल संग्रहित कार्बनिक पदार्थ आपके शरीर में जितना है, उसमें से श्वसन में जो श्वसन को घटा दिया जाए, जो श्वसन में खर्च हो गया, वही शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? उपभोक्ता के स्तर पर जब वो उपभोक्ता है, द्वितीयक उत्पादकता उसको कहते हैं। जलीय तंत्र में कितनी उत्पादकता सबसे कम होती, किसकी? तो गहरी झील की उत्पादकता सबसे कम होगी। किन वनों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ हमेशा वर्षा होती है, वहाँ की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? तो गन्ना और चावल की सबसे ज्यादा है। जैविक विभव, जो बायोटिक पोटेंशियल है, जैविक विभव क्या है? तो अनुकूल परिस्थितियों में अधिकतम प्रजनन क्षमता। खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों का कुल कार्बनिक पदार्थ है। झील का वह छिछला क्षेत्र जहाँ जड़ युक्त वनस्पतियां पाई जाती हैं, लिटोरल जोन कहते हैं उसको। छिछला क्षेत्र है और जड़ युक्त वनस्पतियां वहाँ, तैरने वाली नहीं, जिनकी जड़ है जमीन में, वो वनस्पतियां जहाँ तक मिल जाती हैं, उसको लिटोरल जोन कहते हैं। झील का वह क्षेत्र जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है, उसको लिम्नेटिक जोन कहते हैं। लिम्नेटिक जोन, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। झील का सबसे निचला और गहरा क्षेत्र प्रोफंडल जोन कहलाता है। प्रोफंडल जोन, वनों में विभिन्न ऊंचाइयों पर पौधों का पाया जाना स्तरीकरण कहलाता है। स्ट्रेटिफिकेशन, सर्वाधिक स्तरीकरण किन वनों में मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, ये इसलिए। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन, जब जहां पर दो, मान लो यहाँ एक एक ये परिस्थितिकी है, तंत्र है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ जो ये दोनों मिल गए यहाँ पे, इसको इकोटोन कहते हैं। यहाँ के जीव अलग अलग होंगे, जिनमें यहाँ की विशेषता भी रहेगी, यहाँ की भी विशेषता रहेगी। इकोटोन में पाई जाने वाली विशेष प्रजातियां क्या कहलाती है? इको स्पीसीज। इनमें दोनों जगह की विशेषताएं, लेकिन दोनों जगह से अंतर भी है। अब परिस्थितिकी अवस्थाएं देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में स्थापित होने वाला सबसे पहला समुदाय होता है पायोनियर। किसी क्षेत्र में, मान लो यहाँ एक चट्टान थी केवल, ठीक, अब धीरे धीरे नमी, दबाव, इन सब के कारण यहाँ पर मिट्टी, ये टूटी चट्टान, और चट्टान टूट टूट कर मिट्टियाँ बनना शुरू हुई। अब मिट्टी बन गई तो वहाँ पे कोई घास फूस उगना शुरू हो गया। जो तो इसमें जो ये पहला घास फूस समुदाय आया, उसको पायोनीर कहेंगे। पायोनीर, पायोनीर और चरम अवस्था के बीच क्रमिक अवस्था जो होती है, उसको शेरे कहते हैं। समुदाय की अंतिम और अस्थायी अवस्था क्या कहलाती है? अंतिम जो है उसको चरम अवस्था, क्लाइमेक्स कहते हैं, जिसके बाद फिर से वहाँ सब खत्म होगा और नई चीजों से फिर से नए सिरे से शुरू होगा। अब अतिरिक्त वन लाइनर देखते हैं। मिश्रित तत्व, इसमें सब कुछ रहेगा, फटाफट देखेंगे। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना? परिधान, आवरण। जैविक घटक का एक उदाहरण दें। जो पेड़ पौधे वो जैविक है। अजैविक घटक का उदाहरण है मिट्टी, प्रकाश, हवा। इकोलॉजी शब्द किस वर्ष तक आया था? तो 1886 में। एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द किस वर्ष दिया था? तो 1935 में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, प्रमुख गैस कौन सी है? तो CO2।
ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। डाप्सन किसकी इकाई है ओजोन परत मापने की? और अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होना चाहिए, तभी वो अम्ल वर्षा होगी। मिनीमाटा रोग पारा की कमी से। इटाई रोग कैडमियम की कमी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है नाइट्रेट। ब्लू ब्लैक फुट रोग का क्या कारण है? आर्सेनिक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। एनजीटी की स्थापना हो गई, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारी, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन दिवस 16 सितंबर। नीरी कहाँ है? नागपुर। यूपी का राजकीय पशु बरसिंगा। यूपी का राजकीय पक्षी सारस। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। यूपी में रामनगर रामसर स्थलों की संख्या 10। यूपी की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़। सर्वाधिक साक्षरता जिला यूपी का गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता जिला यूपी का श्रावस्ती। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ। सांत घाटी केरल की है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला यूपी का जिला सोनभद्र। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला यूपी का जिला भदोही। एनडीआरएफ का गठन 2006 में। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। मेगा सिटी की आबादी 1 करोड़ से भी अधिक हो तो मेगा सिटी हो जाती है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। एनडीएमए का आदेश। प्रधानमंत्री। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य संख्या में तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में तो गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। बादल फटना किसका कारण बन जाता है? फ्लैश फ्लड का। बुंदेलखंड में कौन सी नदी जीवन रेखा है? बेतवा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। प्रथम नगर निगम भारत का मद्रास। मंदिरों का शहर वाराणसी। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी। 10% ऊर्जा नियम लिंडन मान। लाइकेन किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषण के। कोशिका क्या है? जीवों की सबसे छोटी इकाई। ऊतकों से क्या बनता है? ऊतक तंत्र। समष्टि पॉपुलेशन क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या। समुदाय क्या है? विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह। जैव मंडल बायोस्फीयर क्या है? सबसे बड़ी पारिस्थितिक संरचना। होमो सैपियंस किसका नाम है? मानव का। स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है एक कंगारू, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाएगा। पूंजी प्रजाति का उदाहरण है शेर, जो संख्या में बहुत कम होगा लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव बहुत अधिक होगा। आवास जो हैबिटेट है वह क्या है? जीव की दैनिक क्रिया का स्थान है। नीचे जो होता है वह प्राकृतिक होता है। इकोटोन क्या है? दो तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। पायोनीर क्या है? पहला स्थापित समुदाय किसी भी स्थान पर। सेरे क्या है? मध्यवर्ती क्रमिक अवस्था है। चरम अवस्था जो क्लाइमेक्स है क्या है? अंतिम अस्थायी अवस्था। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? ग्लूकोज। स्वपोषी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक। विषम पोषी जीव क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाते हैं? पौधे। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? सीधा। जलीय तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। वृक्ष तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक था। जैव आवर्धन क्या है? रसायनों का संचयन। जो हानिकारक रसायन या कोई सी भी रसायन अगले अवस्था में जाने पर वहां संचरित होता जाता है और एक दिन सबसे ऊपर होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है। डाप्सन इकाई क्या मापती है? तो ओजोन की मोटाई। पारे से कौन सा मिनी माटा? नाइट्रेट से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी। आर्सेनिक से कौन सा रोग होगा? ब्लैक फुट। हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 92 में। बाघ परियोजना 73 में। एनजीटी का गठन 2010 में। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। यूपी का राजकीय पक्षी सारस। यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा। यूपी में कितने रामसर स्थल हैं? 10। सर्वाधिक वन वाला यूपी सोनभद्र। न्यूनतम वन वाला यूपी जिला भदोही। सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य प्रतिशत में गोवा। सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य संख्या में महाराष्ट्र। यूपी का सबसे नगरीकृत जिला गाजियाबाद।
यूपी का सबसे कम नगरीकृत जिला श्रावस्ती। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिएक्टर। भूकंप की तरंगे मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। सुनामी किस महासागर में अधिक आती है? प्रशांत में। एनडीआरएफ का गठन किस एक्ट से हुआ? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। मेघालय का चेहरा पूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? वर्षा के लिए। ये यहाँ क्या आ गया? मृत जीवों को खाने वाले क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है, एक ही दिशा में चलता है। जैव भार क्या है? जीवों का शुष्क वजन। अगर पानी निकाल दें तो। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? तो खाद्य जाल की जटिलता पर। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत किस मंडल में? समताप में। अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? SO2 और NOx। ग्रीन मफलर किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए। लाइकेन किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? SO2 के। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस निकली थी? MIC, जिसको कहते हैं NDRF की कितनी बटालियन है? 16। मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी है? कितनी होती है? तो ये 1 करोड़ प्लस होनी चाहिए। सुनामी का अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें। सूखा प्रबंधन कौन सा मंत्रालय देखता है? कृषि मंत्रालय। बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? 7। प्रवास के 2 कारक कौन से हैं? पुश और पुल। जनगणना शहर के लिए जनघनत्व कितना होना चाहिए? 400 से अधिक। चक्रवात की आंख शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल। भारत की कितनी आबादी शहरों में है? 31.16%। भूकंप आने पर कहाँ जाना चाहिए? खुले मैदानों में। NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रति नगरीकरण क्या है? तो शहर से गांव चले जाना। हिमस्खलन कहाँ अधिक होता है? हिमालय में। चेरनोबिल कांड हुआ था यूक्रेन में। पूर्व का मैनचेस्टर। कानपुर बिहार की। कोसी। रिएक्टर पैमाने की खोज किए थे चार्ल्स रिएक्टर ने। धारावी बस्ती कहाँ है? मुंबई में। भूस्खलन कैसी आपदा? भौतिकी भूभौतिकी है भूस्खलन। भारत का पहला शहर किसे कहते हैं? वाराणसी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। बागेश्वर धाम का उल्लेख है। अरे भाई, ये कहाँ से आ गया? अरे सॉरी सॉरी। है। प्रेमानंद बाबा का उल्लेख है। अरे यार, तुम लोग कुछ भी कर। होप नाम के बच्चे की कहानी कहाँ से है? नाइजीरिया। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। यूपी का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर। महापौर जो मेयर होता है, किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। महापौर। नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या 5 लाख प्लस होनी चाहिए? नगर पालिकाओं के लिए 1 से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। नगर पंचायत के लिए 30,000 से 1 लाख तक होनी चाहिए। विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी शहर में? 55%। नगरीकरण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। द्वितीय अवस्था में नगरीकरण कितना होता है? 75%। नगरीय भूगोल का जनक यूरोप में किसे कहा जाता है? तो गेडिक्स को। नगरीकरण से कौन सी समस्या होती है? परिवारों का विघटन हो जाता है, क्योंकि सिंगल परिवार रह ही पाता है, इतना महंगाई होती है। मलिन बस्ती को और क्या कहते हैं? झुग्गी झोपड़ी। बीपीएल का पूरा नाम ब्लो पावर्टी लाइन। 2011 में भारत में कितने प्रतिशत बीपीएल थे? 22%। नगरीकरण से जन्म दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कमी आती है। नगरीकरण से जन्म दर में कमी आती है क्योंकि लोग समझदार होते हैं, उनको पता है 2 बच्चे पाल लें वही बहुत है। नगरीकरण नगरीय गलियारे किससे संबंधित है? परिवहन संकट से। परिवहन संकट से निपटने के लिए नगरीय गलियारे बनाए जाते हैं। जनसंख्या विस्फोट शब्द किससे दिया? फिलिप फिलिप यम हसन ने जनसंख्या विस्फोट शब्द दिया था। भारत में नगरीकरण का मध्यम काल था 1961 से 2001। 10 लाखी नगरों में अंतिम स्थान पर कौन है? कोटा। सबसे छोटा 10 लाखी नगर भारत का राजकोट। शहरी अधिवास को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6। WHO के अनुसार सुरक्षित ध्वनि स्तर है 45 डेसिबल। किस देश की जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? यूएस से। सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत है भूटान। शहर की
सीमा का निर्धारण कौन करता है? सर्वेक्षण अधिकारी। लेखपाल के सिलेबस में नया विषय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो जो लोग नेपकाल वाला देने जा रहे, लेखपाल का एग्जाम जिनको देना है, तो उनके लिए उनमें एक ये नया उसका विषय जोड़ा गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। और ग्रामीण परिवेश भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। पंचायत बैच कब से शुरू होता है? ओटिकोलॉजी क्या है? एक ही प्रजाति का अध्ययन। ठीक। साइनेकोलॉजी क्या है? समुदाय का अध्ययन। जनसंख्या का दूसरा नाम पारिस्थितिकी में समष्टि है। जैविक घटक में उत्पादक कौन है? हरे पौधे। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रति। प्राथमिक द्वितीयक शीर्ष। अकार्बनिक घटक का उदाहरण क्या है? गैसें। कार्बनिक घटक का उदाहरण है प्रोटीन। भौतिक घटक का उदाहरण है तापमान। परिस्थिति प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। प्राकृतिक वन। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है फसलें। प्रवाहित जल तंत्र का उदाहरण है नदी। ठहरे हुए जल तंत्र का उदाहरण है झील। ब्राजील के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कैंपस। वेनेजुएला के घास के मैदान लानोस। अर्जेंटीना के घास के मैदान पैम्पोस। अब उत्तरी अमेरिका घास के मैदान प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान बेल्ट। मेगा इकोसिस्टम का उदाहरण है महासागर। नैनो इकोसिस्टम का उदाहरण जल की बूंद। प्रति प्रजाति में कौन कैसा प्रजनन होता है? अंतर प्रजनन। मानव किस गण का है? प्राइमेट। जीवों के संबंधों को कितने भागों में बांटते हैं? तो 2, अंतरजाति और अंतजाति। पेरेंटल केयर कैसा संबंध है? सहयोगात्मक। मैटिंग क्या है? प्रजनन के लिए आकर्षण। मैटिंग। मोर का नाचना कैसा व्यवहार है? संचार आकर्षण का, मैटिंग का। होमो किसका वंश है? मानव का। सेपियन किसकी प्रजाति है? मानव की। 100% नियम किस वर्ष दिया गया था? 1942 का। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। पौधे प्रकाश को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। उत्पादक को और क्या कहते हैं? प्रथम पोषक स्तर, T1। बाघ किस स्तर पर आता है? उच्च मांसाहारी शीर्ष पर। डीडीटी का छिड़काव किस लिए? मच्छर मारने के लिए किया जा रहा था, लेकिन इसका जमाव होने लगा पर्यावरण में, पौधों पर, और उससे जीवों में, जीवों से अगले जीवों में। जैव आवर्धन और क्या कहलाते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एलजी टांसले। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण नियम है ऊर्जा का संरक्षण नियम। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, 500 प्रश्न देख लिए हैं। एक बार तो यहीं पे रिवीजन हो गए। मजे के फैक्ट जो है कि आपके बहुत सारे फैक्ट यहीं पर, जो रैपिड फायर चला, रैपिड फायर चला, उसी में हम बहुत रिवीजन कर लिए। लेकिन फिर भी आप एक दो बार स्पीड बढ़ाना आपको आता है तो स्पीड 1.5 कर लीजिएगा, उस पर देखिए, शानदार दिखेगा। ठीक है ना? ये स्पीड बढ़ाकर फटाफट रिवीजन करना। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारी पीडीएफ फ्री में ही मिल जाती हैं आपको। ठीक है। बाकी लेखपाल के लिए, लेखपाल पुलिस के लिए हमारी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो जुड़े रहिए हमसे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और ये जो अपना होम गार्ड है उसका लगभग ज़्यादातर सिलेबस हम कवर करा दिए हैं। होम गार्ड का एक दो एक दो पॉइंट बचे होंगे तो वो भी कवर करा दूंगा आगे। उसके बाद सीधा लेखपाल, फिर पुलिस। ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम सिलेक्टेड लोगों की है, तो वही लोग पढ़ा रहे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं कोई मुंह उठा के पढ़ाने लगा। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए।
बाकी आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। नहीं तो सच में काम करने का मन नहीं करता। मैं खुद ही एक जिम्मेदार पद पे कार्य करता हूँ, तो जब देखता हूँ कुछ लोग लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, फिर बैठ जाता हूँ, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालता हूँ और आपके लिए कक्षाएं लाते हैं। ठीक है, तो एक लाइक कमेंट करने में कोई संकोच मत किया करिए, वही हमारी गुरु दक्षिणा है, जो भी समझ लीजिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं किसी और कक्षा में। जय हिंद दोस्तों।